नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं योगेश शर्मा। साथियों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, हम फर्स्ट ग्रेड के जितने भी टॉपिक हैं उन सारे टॉपिकों की प्रश्न सीरीज लेकर के आएंगे, आपके साथ प्रश्न श्रृंखला डिस्कस करेंगे। उसी क्रम में आज अपन एक विशेष टॉपिक पर डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं, जिससे कम से कम एग्जाम में 4 से 5 प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। ऐसे टॉपिक के डिस्कशन को आज अपन शुरू कर रहे हैं जिसके कम से कम 4 से 5 प्रश्न, क्योंकि वो टॉपिक आपका सीनियर लेवल पर भी लग रहा है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर भी लग रहा है। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूं। आज अपन डिस्कशन करना शुरू कर रहे हैं एक तो मार्केटिंग और एक मार्केटिंग एनालिसिस पर। विपणन और विपणन अनुसंधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में प्रश्न पुटअप करवा सकते हैं, ऐसे सारे प्रश्नों को मैं आज की कक्षा में आप सभी साथियों के साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो चलिए अपन आज अपनी श्रृंखला स्टार्ट करते हैं। इस क्यूज कॉन्सेप्ट को अपन स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न अपने सामने स्क्रीन पर है। फर्स्ट प्रश्न आप सभी साथियों को नजर आ रहा होगा। पहला प्रश्न दे रखा है कि आधुनिक विपणन की विचारधारा के जनक किसे माना जाता है। आधुनिक विपणन है उसके जनक के रूप में किस व्यक्ति को जाना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो तैयारी कर रहा होगा फर्स्ट ग्रेड का, उसे पता नहीं होगा, क्योंकि आधुनिक विपणन जो है इसके जनक के रूप में अपन फिलिप कोटलर को जानते हैं। किसको जानते हैं? फिलिप कोटलर का। इनका बहुत ज्यादा योगदान है। एक तो इन्होंने विपणन में मेगा विपणन जो शब्द है वो इन्हीं की देन है। वर्तमान में हम विपणन को जिस अर्थ में समझ रहे हैं, जिसमें कहीं ना कहीं सामाजिक अवधारणा भी जिसमें कहीं ना कहीं सामाजिक अवधारणा भी शामिल है, वो भी इन्हीं की देन है। तो समझिएगा, प्रश्न पूछा जाए आधुनिक विपणन के जनक कौन है, उत्तर आ जाएगा फिलिप कोटलर। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 की एक महत्वपूर्ण परिभाषा जो पीछे फर्स्ट ग्रेड का अपना एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी, वही प्रश्न मैंने लिया है। प्रश्न हमसे ये पूछा जा रहा है कि विपणन में क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, यह परिभाषा किस व्यक्ति ने दी। विपणन में क्रय विक्रय की क्रियाएं शामिल होती हैं। अब क्रय विक्रय की क्रियाओं को जोड़ने के संदर्भ में ये विपणन की बेसिक या परंपरागत परिभाषा है। तो परंपरागत परिभाषाओं में कई सारे प्रबंधकों का नाम आता है, जिनमें अगर मैं बात करूं इस परिभाषा के संदर्भ में कि क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित की जाने वाली परिभाषाएं, क्या ये परिभाषा कोटलर ने दी थी, क्या ये परिभाषा एजवर्थ ने दी थी, क्या ये परिभाषा कंडिफ ने दी थी? तो ये तीनों ही ऑप्शन गलत हैं। ये परिभाषा पाइले के द्वारा दी गई। ये परिभाषा पाइले के द्वारा दी गई कि विपणन क्रय विक्रय की क्रियाओं में विपणन में क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित की जाती। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की अपन बात करें तो समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। ये परिभाषा भी साथियों जो 2010-12 के संदर्भ में जो अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, यानी इस एग्जाम से पहले वाले में, उसमें ये बाकायदा प्रश्न पूछा गया है। तो मेरा ये मानस है, जैसा मैं पेपरों का एनालिसिस कर पा रहा हूं, कि हमें एग्जामिनर कम से कम एक परिभाषा विपणन के संदर्भ में जरूर पूछेगा। अब विपणन से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं तो उन परिभाषाओं को आप एक बार जरूर देख लें, वहां से कम एक प्रश्न जरूर पुटअप होगा। समाज को, प्रश्न क्या दे रखा है, समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। समाज को एक लिविंग स्टैंडर्ड, जीवन स्तर प्रदान करना ही विपणन है। ये परिभाषा विपणन की किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? तो ध्यान दीजिएगा, ये परिभाषा दी गई है
पोल मजूमदार के द्वारा या पोल मजूर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें दिमाग में रखना है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई? पोल मजूर के द्वारा यह परिभाषा दी गई है। क्लियर? इसके बाद मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न संख्या 3 के संदर्भ में 4 नंबर प्रश्न के संदर्भ में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखिएगा क्या दे रखा है। फिलिप कोटलर की परिभाषा का संबंध किसके साथ है? कोटलर, जिन्हें आधुनिक प्रबंध का जनक माना जाता है, उनकी परिभाषाओं में मूलतः क्या क्या बातें शामिल है, उससे संबंधित प्रश्न हमसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन हमें दे रखा है इस संदर्भ में कि क्रय विक्रय की क्रियाओं के साथ इसका संबंध है, तो वो तो अपने फाइले की देख ली। जीवन स्तर में सुधार के साथ इसका संबंध है, इसकी परिभाषा अपने मजूर के संदर्भ में देख ली। उपयोगिता प्रधान परिभाषा के संदर्भ में है। उपयोगिता प्रधान के संदर्भ में एक आध परिभाषा फिलिप कोटलर ने दी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा मूल फिलिप कोटलर का जो अर्थ है वो आधुनिक विपणन के संदर्भ में है। और आधुनिक विपणन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर 3 की मैं जांच करता हूं। मानवीय आवश्यकताओं व इच्छाओं की क्या करना? संतुष्टि करना। कहीं ना कहीं फिलिप कोटलर की परिभाषाओं में मूलतः जो चीज निकल के आती है उसका संबंध किसके साथ है? मानवीय आवश्यकताओं व इच्छाओं की पूर्ति के साथ है। तो ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। यहां से आपको एक हिंट भी मिलता है, जिस भी परिभाषा में मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की संतुष्टि हो, ग्राहक संतुष्टि हो, वो परिभाषा किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है? वो परिभाषा दी गई है फिलिप कोटलर के द्वारा। तो इस परिभाषा को आप जरूर देखिएगा, शायद इस बार एग्जामिनर फिलिप कोटलर की ही परिभाषा को पेपर में दे दे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रश्न संख्या 5 की। विपणन की विशेषताओं में क्या शामिल है? प्रश्न पूछा गया है, विपणन की विशेषताओं में शामिल है। ऑप्शन नंबर 1, यह एक मानवीय प्रक्रिया है। बिल्कुल, विपणन है जो मनुष्यों द्वारा मनुष्यों के लिए ही किया जाता है। इसमें किसी भी पशु या अन्य किसी प्राणी को शामिल अपन बिल्कुल नहीं करते। यह टोटली मनुष्यों से संबंधित है, यानी मानवीय क्रिया है। दूसरा, सामाजिक आर्थिक क्रिया है। सामाजिक का मतलब लोगों का समूह में होती है। आर्थिक क्रिया का मतलब कहीं ना कहीं इसका संबंध मुद्रा के लेन देन के साथ है, यानी कहीं ना कहीं आर्थिक उद्देश्य इसमें छुपा हुआ है। दोनों ही बातें सही हैं। विभिन्न क्रियाओं का मिश्रण है। बिल्कुल, विपणन में देखिएगा, विपणन में कई सारे कार्य किए जाते हैं। जैसे बाजार अनुसंधान से संबंधित कार्य है, वो विपणन अनुसंधान का ही एक्टिविटी है। मूल्य का निर्धारण भी इसमें शामिल होता है। वस्तु के निर्माण की योजना भी इसमें शामिल होती है। विक्रोपरांत सेवाएं भी इसमें शामिल होती है। तो कई सारे कार्यों का समूह इसमें शामिल होता है। अतः इसे अपन कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यों का ये क्या है? मिश्रण है। तो सही उत्तर आप बताइएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कि विपणन की विशेषताओं में ये सभी चीजें शामिल होती हैं। तो साथियों, प्रयास अपना यही रहता है कि आपको बढ़िया से बढ़िया कंटेंट उपलब्ध करवाया जाए। प्रश्न संख्या 6 की मैं बात करता हूं। प्रश्न संख्या 6 हमें दे रखा है, विपणन का केंद्र बिंदु माना जाता है। जो मार्केटिंग है, उस पूरी मार्केटिंग एनालिसिस के या मार्केटिंग के संदर्भ की मैं बात करूं तो उसका केंद्र बिंदु, मूल तत्व क्या है? वर्तमान विपणन की अवधारणा का मूल तत्व क्या है? वो प्रश्न में हमसे पूछा गया। क्योंकि विपणन की अवधारणा के विकास को अपन समझते हैं तो एक लंबी प्रक्रिया में चलता है। उत्पादन प्रधान, उत्पाद प्रधान, उसके बाद ये विपणन के संदर्भ में आता है। तो ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में, ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आपसे प्रश्न पूछा गया है कि विपणन का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? तो विपणन का केंद्र बिंदु क्या वर्तमान परिवेश में अधिकतम लाभ कमाना विपणन का केंद्र बिंदु है क्या? बिल्कुल नहीं है। क्या विक्रय में वृद्धि करना इसका मूल उद्देश्य है क्या? मूल उद्देश्य की बात हो रही है केंद्र बिंदु की। ये सारी चीजें शामिल जरूर होती हैं, लेकिन ये मूल तत्व नहीं है। उत्पादकता में सुधार होगा क्या? बिल्कुल होगा, लेकिन ये हमारा मूल उद्देश्य नहीं है। अगर आपने ग्राहक को संतुष्ट कर दिया, अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है, तो ये बाकी के उद्देश्य आपके स्वतः ही पूरे हो जाते हैं। ग्राहक संतुष्ट होगा, खुद जुड़ा रहेगा,
नए ग्राहकों को जोड़ेगा। इससे क्या होगा, इससे आप अधिकतम लाभ भी कमाओगे। अधिकतम लाभ कैसे कमाएंगे सर, आपका विक्रय में वृद्धि होगी। विक्रय में वृद्धि होगी तो आपको उत्पादकता में सुधार करना पड़ेगा। ये उत्पादकता एफिशिएंसी, जो प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन जो एफिशिएंसी है उसमें सुधार होगा, और सुधार होगा तो निश्चित तौर पर आप अधिकतम क्या कमाओगे, लाभ कमाओगे। कॉन्सेप्ट यही काम करता है। अगर आप अपनी सेवाएं बढ़िया दे रहे हो, अपने गुड्स को अच्छा प्रोडक्ट करके बेच रहे हो, तो निश्चित तौर पर मानिए कस्टमर आपसे खुश होकर के दो व्यक्तियों को और जोड़ेगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर आज का विपणन काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 7 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दे रखा है देखिएगा कि एडम स्मिथ ने विपणन के कितने कार्य बताए। विपणन के देखिएगा अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग कार्य बताए हैं, उनमें एडम स्मिथ का मुख्य नाम आता है। एडम स्मिथ ने विपणन के साथियों कार्य बताए हैं 4। कितने कार्य बताए हैं, एडम स्मिथ ने विपणन के कार्य बताए हैं 4। कितने कार्य बताए हैं, 4 कार्य बताए हैं। अब वो 4 कार्य कौन कौन से हैं वो भी देख लीजिएगा। तो इन 4 कार्यों में अपन शामिल करते हैं क्रय, विक्रय, वित्त, संग्रह। क्रय, विक्रय, वित्त, संग्रह। ध्यान दीजिएगा, विपणन का मूल कार्य क्रय करना और उत्पादन करना कतई नहीं है। ये प्रश्न पीछे एग्जाम में पूछा गया था, शामिल जरूर होता है, लेकिन विपणन का अर्थ होता है एक तरीके से आप एनालिसिस कर रहे हो, मार्केट में वो सारी चीजें जोड़ रहे हो जिनका संबंध कहीं ना कहीं से आपकी लाभदायकता के साथ है। तो मूल काम में नहीं शामिल कर सकते, लेकिन एडम स्मिथ के कार्यों में ये आएगा। क्रय, विक्रय, वित्त और संग्रह, इन चीजों को इसमें शामिल किया जाए। क्लियर। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 हमें क्या दे रखा है, विपणन के महत्वपूर्ण कार्यों में क्या शामिल है। विपणन के महत्वपूर्ण कार्यों में क्या शामिल है, तो ये जो लिस्ट आपके सामने है ये विपणन के महत्वपूर्ण कार्य है। देखिएगा क्या क्या चीजें इसमें शामिल करते हैं अपन। नंबर 1, बाजार का विश्लेषण, मार्केट का एनालिसिस करना बिल्कुल इसमें शामिल होता है। विक्रय संवर्धन, विक्रय संवर्धन का मतलब होता है सेल्स को कैसे प्रमोट किया जाए, इसका कैसे प्रमोशन किया जाए, उन सारे तत्वों पर काम करना, जिसमें विज्ञापन भी शामिल है, व्यक्तिगत विक्रय भी शामिल है। ये सारी चीजें इसके अंतर्गत अपन शामिल करते हैं। तो ये सारी चीजें किसमें आएगी, विपणन के महत्वपूर्ण कार्यों में ये भी शामिल होगा। उत्पादन का नियोजन, क्या आपको प्रोडक्शन करना है, किस क्वालिटी का करना है, उसके लिए कौन कौन सी ब्रांड्स आप डिसाइड कर रहे हो, ये सारी चीजें किसमें आती है, उत्पादन नियोजन में आती है। तो इनको भी, उत्पादन नियोजन को भी अपन क्या मानते हैं, विपणन का एक महत्वपूर्ण कार्य मानते हैं। फिर है विपणन अनुसंधान, इसे क्या बोलते हैं अपन, मार्केटिंग एनालिसिस। तो मार्केटिंग एनालिसिस वैसे तो अगर अपन देखें तो विपणन अनुसंधान एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं विपणन का ही एक हिस्सा अपन मान सकते हैं, क्योंकि विपणन करने के लिए ही हम समस्याओं को क्या करते हैं, पहचानते हैं, उन समस्याओं को हल करने के सुझाव है उनको खोजते हैं और फिर उन समस्याओं का समाधान करते हैं। और यही क्रिया क्या कहलाती है, विपणन अनुसंधान। विपणन अनुसंधान क्या होती है, विपणन संबंधी समस्याओं की खोज करना, उनके समाधान के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, क्या क्या प्रयास हो सकते हैं, उनकी खोज करना, और कैसे उन समस्याओं का निपटारा किया जाए, कैसे उन समस्याओं पर उन सुझावों को लागू किया जाए, यही क्या कहलाता है, विपणन अनुसंधान कहलाता है साथियों, मार्केट एनालिसिस कहलाता है। तो इसी चीज को हम इसमें शामिल करते हैं। इसका मतलब ये सभी कार्य शामिल है। उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विपणन के महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है बाजार विश्लेषण, विक्रय संवर्धन, उत्पादन नियोजन, विपणन अनुसंधान, यानी उत्तर आ जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अपन बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9, ये प्रश्न मैंने पीछे का जो अपना एग्जाम हुआ था उस प्रश्न से मैंने उठाया है। 2020 के संदर्भ में जो एग्जाम हुआ था उसके लिए, जो वैकेंसी 2018 की थी, एग्जाम 2020 में हुआ था।
उससे प्रश्न उठाया है निम्न में से कौन सा विपणन का कार्य नहीं है। आपने अगर पीछे वाला प्रश्न ध्यान से पढ़ा होगा तो इस प्रश्न को करने में आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इसने हमें स्पष्ट पूछ लिया कि कौन सा विपणन का कार्य नहीं है, लेकिन मैं इस प्रश्न की लैंग्वेज को आपको ढंग से समझा रहा हूं। कौन सा विपणन का मुख्य कार्य नहीं है, आपको यह चीज ध्यान में रखनी है। तो ऑप्शन मैं आपके सामने रीड कर रहा हूं, कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है माल का उत्पादन करना व क्रय करना। सेकंड ऑप्शन मैं पढ़ रहा हूं बाजार सूचनाओं का संग्रहण करना व विश्लेषण करना। बाजार सूचनाओं का संग्रहण करना व विश्लेषण करना, इसे बोलते हैं बाजार अनुसंधान। इसे क्या बोलते हैं? मार्केट एनालिसिस, बाजार अनुसंधान। क्लियर? विपणन नियोजन, विपणन के लिए आप प्लान कर रहे हो तो विपणन नियोजन जो है वो भी इसमें आएगा। इसको मार्केटिंग एनालिसिस बोलते हैं, मार्केटिंग प्लानिंग बोलते हैं, सॉरी। उत्पाद की रूपरेखा व विकास करना, उत्पाद की रूपरेखा और विकास को मैं क्या नाम दूंगा साथियों? अब इस प्रश्न को आप पीछे वाले प्रश्न से कंपेयर कीजिएगा और फिर इसका उत्तर निकालिएगा। आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी कि एग्जामिनर ने यह प्रश्न कैसे बनाया है। इस प्रश्न को अगर अपन देखते हैं तो विपणन के जो मुख्य कार्य हैं, अगर उन कार्यों में मैं शामिल करूं तो पीछे मैंने विपणन के मुख्य कार्य आपके सामने रखे थे। बताओ बाजार विश्लेषण वहां शामिल था या नहीं था? इसका मतलब ये तो निश्चित तौर पर होगा। विक्रय संवर्धन वहां ऑप्शन में नहीं था तो कोई बात नहीं, हम इसको शामिल नहीं करते, बाकी होता तो ये भी मुख्य कार्य में आता। उत्पाद नियोजन, उत्पाद क्या उत्पादित करना है, क्या उसकी किस्म होगी, क्या उसकी डिजाइन होगी, इन सारी चीजों पर आप डिसीजन ले रहे हो। इसका मतलब ये किस में शामिल होगा? उत्पाद नियोजन में शामिल होगा। तो ऐसा एक ऑप्शन मुझे नजर आया था, एक विपणन अनुसंधान। अब इस प्रश्न को दोबारा पढ़िएगा। बाजार सूचनाओं का संग्रहण व विश्लेषण, बाजार अनुसंधान। विपणन नियोजन, विपणन नियोजन का मतलब क्या है? विपणन नियोजन का मतलब विपणन से संबंधित आप फैसला ले रहे हो, डिसीजन ले रहे हो, भविष्य के बारे में प्लानिंग कर रहे हो। उत्पाद की रूपरेखा व विकास, ये आता है उत्पाद नियोजन के संदर्भ में। तो मूल कार्यों में अगर मैं बात करूं तो ये भी विपणन का कार्य है, ये भी विपणन का कार्य है, ये भी विपणन का कार्य है। अब बच गया ऑप्शन नंबर 1, माल का उत्पादन करना व क्रय करना। साथियों ये डायरेक्ट रूप से विपणन के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं होता, हमें ऑप्शन देकर के उत्तर देना है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 माना जाएगा। यानी ये प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर माना जाएगा। क्लियर? फिर मैं बात कर रहा हूं नेक्स्ट प्रश्न की, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 क्या दे रखा है कि उत्पाद की रूपरेखा व विकास कार्यों में शामिल किए जाते हैं। उत्पाद की रूपरेखा व विकास कार्यों में शामिल किए जाते हैं। आप एक प्रोडक्शन को तैयार कर रहे हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो कि क्या चीज हम प्रोडक्ट करेंगे, कैसे उसको तैयार करेंगे, क्या उसकी जो ब्रांडिंग होगी, क्या उसकी पैकिंग होगी, इन सारे डिसीजन की बात हो रही है। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाएगी। क्या उत्पाद का आकार आप डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? बताओ, उत्पाद का आकार आप डिसाइड करोगे कि नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे। पैकेजिंग, कैसी पैकिंग होगी, इसको देखने में कैसा ये लगेगा, चीज टूटने वाली है कि नहीं है, उसके आधार पर उसकी हार्ड या सॉफ्ट पैकिंग को हम ध्यान में रखेंगे, ये भी आएगा। तीसरा ऑप्शन किस्म डिजाइनिंग, आप किस प्रकार की इसमें किस्म को इसकी ब्रांडिंग कर रहे हो, वो चीजें इसमें शामिल होती है। इसका मतलब ये तीनों ही कार्य शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये सभी के सभी चीजें उत्पाद की जो रूपरेखा है उसमें और विकास कार्यों में क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 हमें देखिएगा क्या दे रखा है। प्रश्न संख्या 11 हमें दे रखा है
कि विपणन क्षेत्र में सम्मिलित हैं, विपणन के क्षेत्र में सम्मिलित हैं। हम यहां विपणन के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्षेत्र की बात करते हैं। इसका मतलब क्या इसमें एक उत्पादक शामिल होता है, एक सेवा शामिल होती है, यानी क्या प्रोडक्शन कर रहे हो वो शामिल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल शामिल होगा। एक व्यक्ति अथवा एक स्थान, व्यक्ति का संदर्भ हो गया उपभोक्ता से, स्थान का संदर्भ हो गया कि वस्तु को आप कहां तक वितरित कर रहे हो, यानी मैं बोल सकता हूं वितरण के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ संदर्भ हो गया, तो बताइएगा ये चीज शामिल होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल शामिल होगी। एक विचार व एक अनुभव के साथ, इस कॉन्सेप्ट में क्या कहना चाह रहा है? आप कोई वस्तु का प्रोडक्शन करना चाह रहे हो तो आपके मस्तिष्क में वो बताओ विचार आएगा कि नहीं आएगा? उसी के संदर्भ को बोलते हैं एक विचार और एक अनुभव। इसका मतलब ये तीनों क्रियाएं हैं वो विपणन के क्षेत्रों में शामिल होती हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विपणन क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं एक उत्पाद व एक सेवा, एक व्यक्ति और एक स्थान, एक विचार और एक अनुभव। इसका मतलब ये सभी के सभी सही होंगे। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विपणन वो है जो किसी वस्तु को प्रोडक्ट करने के विचार से लेकर के वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने के बाद की सेवाओं के उपरांत भी जारी रहे, वो क्रिया क्या कहलाती है? विपणन कहलाती है। तो उसको इमेजिन करके देखिएगा क्या ये सारी चीजें उसमें शामिल हैं या नहीं है। बिल्कुल साथियों, इन सभी चीजों को अपन को वहां शामिल करना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 की मैं बात कर रहा हूं। 12 नंबर प्रश्न दे रखा है, विपणन अवधारणा के संबंध में सही कथन होगा। विपणन अवधारणा के संबंध में सही कथन होगा। प्रश्न की लैंग्वेज समझिएगा, प्रश्न पूछना क्या चाह रहा है? प्रश्न ये कह रहा है कि आज के समय विपणन की मांग क्या है, आज के समय विपणन अवधारणा का मतलब क्या है? ऑप्शन नंबर 1 हमें दे रखा है ग्राहक अभिमुखी अवधारणा है। क्या वर्तमान में विपणन ग्राहक अभिमुखी अवधारणा है या नहीं है? बिल्कुल है। ग्राहक ही आज सर्वोपरि है। ग्राहक खुश है तो आप अपने सारे संस्था के उद्देश्यों को पूरा कर पाओगे, अधिकतम लाभ भी कमा पाओगे, उत्पादन की लागत को भी कम कर पाओगे, उत्पादन की मात्रा को भी बढ़ा पाओगे, विक्रय में भी आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। यानी सारी चीजें किस पर बेस हैं? ग्राहक पर। तो ये बात बिल्कुल सही है। उपभोक्ता स्वामी या राजा होता है, बिल्कुल ये बात भी सही है। ऊपर वाले पॉइंट से जोड़कर लिखा गया है। दीर्घकालीन सफलता में विपणन क्या है? उपयोगी है। विपणन का संबंध कभी भी अल्पकाल के साथ नहीं होता। अगर बाजार में आपको टिकना है, बाजार में लंबे समय तक आपको काम करना है, तो आपका प्रथम ध्येय होना चाहिए कस्टमर की संतुष्टि। चाहे वो किसी भी फील्ड में आप हो, हर फील्ड में आपके जो कस्टमर हैं, आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं, आपसे जो सेवाएं ले रहे हैं वो लोग हैं, अगर वो खुश हैं, अगर वो आप पर फेथ करते हैं, विश्वास करते हैं और आप उस विश्वास पर खरे उतर रहे हो, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप उस क्षेत्र में लंबे चलोगे। यही बात इसमें चल रही है कि दीर्घकालीन सफलता के लिए विपणन है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका मतलब उपरोक्त सभी संबंधी है। ये सभी चीजें क्या विपणन से संबंधी हैं क्या? बिल्कुल हैं सर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी पॉइंट्स विपणन अवधारणा के कॉन्सेप्ट को बड़े अच्छे तरीके से क्या कर रहे हैं साथियों? क्लियर कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पर है। सामाजिक विपणन की अवधारणा का मूल ध्येय क्या है? साथियों, सामाजिक विपणन अवधारणा की मूल ध्येय की बात पूछी जा रही है, जो सबसे आधुनिक विपणन अवधारणा का एक स्वरूप है। उत्पादन, उत्पाद, उसके बाद अपन ने बात की किसके? विक्रय के बारे में, फिर अपन ने बात की विपणन के बारे में, और उसके बाद वर्तमान परिवेश कौन सा है? वर्तमान परिवेश कौन सा हो गया? सामाजिक विपणन की अवधारणा। कौन सी हो गई? सामाजिक विपणन की अवधारणा। तो आप समझ सकते हो, सबसे पहले मैंने बात की उत्पादन की। जो ज्यादा उत्पादन करेगा वो ही ज्यादा लाभ कमाएगा। फिर अपना आगे उत्पाद पर, जिसकी क्वालिटी बढ़िया होगी वो कमाएगा। फिर अपना आगे विक्रय पर, ज्यादा माल बेचोगे तब यहीं से विज्ञापन का जन्म होता है, हमें पता है। इसके बाद हम आ गए विपणन पर, ग्राहक संतुष्टि पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और अब ये अवधारणा किस ओर चली गई है? सामाजिक विपणन पर।
तो ये विपणन के विकास का क्रम है जो उत्पादन से लेकर के वर्तमान में सामाजिक विपणन तक चला है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हमें पता लगाना है कि सामाजिक विपणन की अवधारणा का मूल ध्येय क्या है। पहला, अधिकतम लाभ कमाना। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। ग्राहक संतुष्टि कुछ हद तक हो सकता है, लेकिन ग्राहक संतुष्टि तो विपणन में भी शामिल है। फिर विपणन, सामाजिक विपणन में क्या खास बात है वो हमें पहचाननी है। भी ग्राहक की संतुष्टि तो किसका मूल ध्येय आ गया, विपणन का। फिर सामाजिक विपणन इससे अलग कैसे है साथियों, वो चीज हमें कैच करनी है। अगर इतनी बात आप समझ गए तो आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या है, अत्यधिक उत्पादन करना। उत्पादन तो इस वाले कॉन्सेप्ट का था, तो ये भी नहीं हो सकता। उपभोक्ता व समाज के दीर्घकालीन कल्याण पर कार्य करना। अब देखिएगा इसमें कौन आ गया, उपभोक्ता। उपभोक्ता मतलब ग्राहक, ग्राहक की संतुष्टि होगी तो बताओ उसका दीर्घकालीन कल्याण होगा कि नहीं होगा। प्लस इसमें क्या जोड़ दिया, समाज हित। यही अंतर है, समझने वाली बात है। सामाजिक विपणन की अवधारणा में ग्राहक प्लस समाज दोनों जोड़े गए हैं, जबकि विपणन अवधारणा में सिर्फ ग्राहक की संतुष्टि जोड़ी गई है। नई चीज क्या है, सामाजिक विपणन अवधारणा, जिसमें दोनों को हमें ध्यान में रखना है, उपभोक्ता प्लस समाज। उपभोक्ता प्लस समाज दोनों के दीर्घकालीन हित का काम होता है। क्लियर? तो इसका मतलब सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14, विपणन मिश्रण अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं। प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। विपणन मिश्रण अवधारणा के जनक कौन माने जाते हैं, प्रश्न आपसे यह पूछा गया है। विपणन मिश्रण अवधारणा के जनक, क्या विपणन मिश्रण अवधारणा के जो जनक हैं वो जेम्स कुलिटन होंगे, या विपणन मिश्रण अवधारणा है उसके जो जनक हैं क्या वो प्रोफेसर नील बोर्डन होंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने, तीसरा ऑप्शन है मेकार्थी होंगे, या ऑप्शन नंबर 4 जिसके बारे में मैं डिस्कस करूं तो क्या इस अवधारणा का संबंध जो है वो कोटलर के साथ हो। प्रश्न में क्या पूछा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें उत्तर देना है। विपणन अवधारणा के जनक के संदर्भ में पूछा गया है कि विपणन मिश्रण की अवधारणा किसने दी थी। तो ध्यान दीजिएगा साथियों, इस अवधारणा के संदर्भ में हमें कुछ एक महत्वपूर्ण बातें दिमाग में रखनी है। वो महत्वपूर्ण बातें क्या है उनको मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं, उस चीज को हमें समझना है। प्रश्न पूछा जाए कि विपणन मिश्रण की अवधारणा के जनक कौन है, इसका प्रतिपादन किसने किया, इस शब्द को सबसे पहले काम में किसने लिया, उत्तर आएगा जेम्स कुलिटन। ये विपणन अवधारणा के प्रतिपादक हैं। विपणन अवधारणा के प्रतिपादक का नाम पूछ ले तो उत्तर आएगा जेम्स कुलिटन। क्लियर? दूसरा प्रश्न आपसे पूछ ले कि विपणन अवधारणा को प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है। विपणन मिश्रण अवधारणा को, सॉरी, विपणन मिश्रण की अवधारणा है, इसे प्रचारित करने का श्रेय किसको जाता है, तो इसका उत्तर आएगा नील बोर्डन को। मैंने ऑप्शन इसी के अकॉर्डिंग आपके लिए डिजाइन किए हैं। ये जाएगा प्रचारित करने का, यानी प्रचार में योगदान किसका है, नील बोर्डन का। तीसरा महत्वपूर्ण बात, विपणन मिश्रण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेकार्थी का माना जाता है, क्योंकि इन्होंने विपणन मिश्रण को एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया था। व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करने का श्रेय किसको जाता है, मेकार्थी को। तो विपणन मिश्रण से संबंधित जो प्रश्न अपने पूछे जाते हैं वो मूलतः मेकार्थी से संबंधित पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान में रखना है प्रतिपादक जेम्स कुलिटन, और इस प्रति अवधारणा का जो विस्तृत अपन बोल सकते हैं प्रचार किया था किसने, नील बोर्डन ने। प्रश्न पूछा जाए इसका सुव्यवस्थित अध्ययन,
सुव्यवस्थित अध्ययन, या मैं कह सकता हूं इसको लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है वो किस व्यक्ति को जाता है? तो आपका क्या उत्तर आएगा बताइएगा? आपका उत्तर आएगा मैकार्थी। क्यों? 4P का जो कॉन्सेप्ट है, 4P का जो कॉन्सेप्ट है, प्रोडक्ट, प्राइस, तीसरा इसके अंदर अपने किस कॉन्सेप्ट को रखते हैं? पैलेस, और चौथा अपना प्रमोशन। इस कॉन्सेप्ट को प्रचारित करने का श्रेय, देने का श्रेय है वो किसको जाता है? मैकार्थी को जाता है। इसलिए मैकार्थी इसके सुव्यवस्थित अध्ययन के जनक माने जाते हैं। फिलिप कोटलर का डायरेक्ट इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इन्होंने विपणन को विस्तृत तौर पर करने का बिल्कुल कार्य किया था, लेकिन जो विपणन मिश्रण है इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी जरूरी है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो प्रश्न संख्या 15 जिसकी मैं बात कर रहा था वही 4P का प्रश्न आपके सामने आ गया। अभी तो मैंने बताया है, फटाफट उत्तर दे दीजिएगा इसका। मैकार्थी के 4P में शामिल नहीं है। मैकार्थी के 4P के कॉन्सेप्ट में किस चीज को शामिल नहीं किया जाता? प्रोडक्शन को नहीं शामिल किया जाता। अरे प्रोडक्शन को नहीं करोगे तो किसे करोगे? बिल्कुल शामिल किया जाता है। प्रमोशन को नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। प्राइस को नहीं किया जाता, बिल्कुल किया जाता है। पैकेजिंग को नहीं किया जाता, हाँ पैकेजिंग को नहीं किया जाता। तो किसको शामिल किया जाता है? पैलेस, स्थान को शामिल किया जाता है। सॉरी, किसको शामिल किया जाता है? स्थान को शामिल किया जाता है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये इसमें शामिल नहीं। उत्पादन, संवर्धन, मूल्य, और चौथी चीज क्या आती है? स्थान। क्लियर? चौथी चीज क्या आएगी? स्थान इसमें शामिल होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? पैकेजिंग इसमें शामिल नहीं होता। क्या शामिल नहीं होता है? पैकेजिंग इसमें शामिल नहीं होता। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 16 की मैं बात करूं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। कई सारी चीजें इसमें कवर होंगी, कई सारी चीजों का सॉल्यूशन इसके अंतर्गत अपना समाहित होगा। क्या चीजें दे रखी है देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं यहां। सबसे पहली बात, कुछ चीजें आपको सुमेलित करनी है, सुमेलित करने का ही ये प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। 4P अवधारणा के जनक हैं वो कौन माने जाते हैं? बताइएगा। 4P अवधारणा, 4P अवधारणा का संबंध किसके साथ है? फोर पी अवधारणा अभी अपन बात करके आए हैं। 4P अवधारणा का संबंध हो जाएगा साथियों किसके साथ? मैकार्थी के साथ। पहले में हो जाएगा 4। विपणन मिश्रण, विपणन मिश्रण के 5 घटक किसके द्वारा दिए गए? विपणन मिश्रण के 5 जो घटक हैं वो 5 घटक किस व्यक्ति के द्वारा बताए गए? ध्यान दीजिएगा। विपणन मिश्रण के 5 घटक देने का जो श्रेय है वो जाता है किसको? नील बोर्डन और मार्शल को। किसको जाता है? नील बोर्डन और मार्शल को जाता है। तीसरा, 4C के कॉन्सेप्ट को, 4P की तो बात अपन ने कर ली, 4C का जो कॉन्सेप्ट है वो 4C का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो 4C का कॉन्सेप्ट वो जाता है वो रोबर्ट, जो रोबर्ट अपने पास कौन है? लोटर बोनी, रॉबर्ट लोटर बोनी है भाई, रॉबर्ट लोटर बोनी को जाता है 4C के कॉन्सेप्ट को देने का। और मेगा विपणन अवधारणा, मेगा विपणन अवधारणा का संबंध है वो किसके साथ है? फिलिप कोटलर के साथ है। किसके साथ है? फिलिप कोटलर के साथ। तो मैं यहां लिख देता हूं, आपको ये चीज थोड़ी समझनी पड़ेगी साथियों इस कॉन्सेप्ट में। क्या समझनी पड़ेगी बताइएगा। सबसे पहली बात, अलग अलग अपन लिख लेते हैं, आप भी नोट कर लीजिएगा। 4P की अवधारणा, 4P, मैकार्थी। नंबर 2, विपणन मिश्रण के,
5 घटक, 5 एलिमेंट्स, 5 घटक का जो संबंध है वो किस व्यक्ति के साथ है? ध्यान दीजिएगा, नील बोर्डन व मार्शल के साथ है। नील बोर्डन और मार्शल। नील बोर्डन व मार्शल के साथ है। अब मैं बात करता हूं कि इन्होंने जो 5 घटक बताए, उन 5 घटकों में किसको शामिल किया है? तो इन्होंने शामिल किया उत्पादन, नियोजन, वितरण, संवर्धन, सेवा कार्य और विपणन को। विपणन शोध को, यानी 5 घटकों में उत्पादन, नियोजन, इसको शामिल किया है। उत्पादन, नियोजन, वितरण, संवर्धन, व लास्ट कार्य है विपणन शोध। तो ये बातें आपको दिमाग में रखनी है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 5 जो अपने एलिमेंट्स हैं किसके? विपणन मिश्रण के, वो 5 एलिमेंट्स किसके द्वारा बताए गए हैं? उत्तर आ जाएगा किसके द्वारा? नील बोर्डन व मार्शल के द्वारा। कौन कौन से बताए गए हैं? उत्पादन, नियोजन, दूसरा अपने पास कौन सा है? वितरण, तीसरा अपने पास कौन सा हो गया? संवर्धन, चौथा अपने पास कौन सा हो गया? विपणन शोध, और एक घटक इसमें और बच गया, वो है साथियों सेवा कार्य। 4 ही मैंने बताए, 5वां कौन सा है? सेवा कार्य। 5वां कौन सा घटक हो गया? सेवा कार्य। ये 5 घटक इसके द्वारा बताए गए। क्लियर? तीसरी बात अपन करें तो तीसरा है 4C का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया? 4C है। 4C का मतलब कंज्यूमर के साथ हो गया, लोटर बोनी के द्वारा दिया गया, जिसमें अपन शामिल करते हैं उपभोक्ता समाधान, उपभोक्ता लागत, सुविधा और संचार, यानी 4C। 4C कलर चेंज कर लेता हूं मैं। 4C लोटर बोनी, लोटर बोनी। लोटर बोनी के 4C का संबंध कंज्यूमर के साथ है। कंज्यूमर का मतलब क्या हो गया? उपभोक्ता समाधान, उपभोक्ता लागत, उपभोक्ता समाधान प्लस उपभोक्ता लागत, तीसरा संचार, तीसरा क्या आ गया इसमें? संचार, और चौथा जो शब्द अपन काम में लेते हैं वो अपने पास होगी सुविधा। तो इन 4 कॉन्सेप्ट को लोटर बोनी के द्वारा दिया गया, ये 4C की अवधारणा है। और चौथा मेगा ट्रेडिंग जो विपणन है उसके कॉन्सेप्ट को मैंने बता दिया। तो इनको साथियों फटाफट नोट कीजिए, उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं आगे स्क्रीन खिसकाऊंगा तो ये सारी चीजें यहां से डिलीट हो जाएंगी। क्लियर है? अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, एक बार फिर एक खास प्रश्न आपके सामने है। एक बार फिर एक खास प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में प्रश्न बनेगा, पेपर में प्रश्न छपेगा साथियों, ध्यान दीजिएगा। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखकों के बारे में आपको बताया गया। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पुस्तकें दे रखी हैं और उनके लेखकों के बारे में आपसे प्रश्न पूछा गया है। क्या पूछा गया देखिएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल। मार्केटिंग मैनेजमेंट जिसमें एनालिसिस होगी, प्लानिंग होगा और कंट्रोल होगा। ये किसकी लिखी हुई पुस्तक है? तो उत्तर आ जाएगा फिलिप कोटलर। ये किसकी पुस्तक है साथियों? फिलिप कोटलर। दूसरा फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग,
मार्केटिंग का बेसिक बोल सकते हैं, फंडामेंटल बोल सकते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग है, ये पुस्तक है प्रोफेसर स्टैंटन की। किसकी पुस्तक है? प्रोफेसर स्टैंटन की पुस्तक है। तीसरी फंडामेंटल ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग, यानी आधुनिक बाजार है उसका स्वरूप क्या है, तो वो पुस्तक किसकी है? स्टील की है। किसकी है? स्टील की है। नेक्स्ट ग्राहक व्यवसाय का भाग्य विधाता, ग्राहक व्यवसाय का भाग्य विधाता, ये पुस्तक है पीटर एफ ड्रकर की, पीटर एफ ड्रकर की। तो इन सारी पुस्तकों के जो सामने लिखे हुए हैं वो बिल्कुल सही क्रम है, आप इनको नोट कर लीजिएगा, यही इनके सही राइटर माने जाएंगे, यही इन पुस्तकों के क्या होंगे? सही राइटर माने जाएंगे। क्लियर है? तो ये अपना प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? अभी 17 हो गया। ये अपना प्रश्न संख्या कौन सा हो गया? 17 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की मैं बात कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 18 आपके सामने रख रहा हूं। प्रश्न संख्या 18 देखिएगा क्या दे रखा है आपको? विपणन अनुसंधान की विशेषताओं में शामिल है। अब की बार हम मार्केटिंग एनालिसिस की बात करेंगे, विपणन अनुसंधान की बात करेंगे। पहला ऑप्शन आपको दे रखा है, क्या विपणन अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है? उत्तर आएगा यस। विपणन अनुसंधान एक किस प्रकार की प्रक्रिया है मुझे बताइएगा? वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विपणन अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, सही बात है। विपणन समस्याओं की इसमें पहचान की जाती है, हाँ बिल्कुल की जाती है। उपभोक्ता विपणन अनुसंधान का केंद्र होता है, क्या कंज्यूमर ही यहाँ सब कुछ होता है? क्या बिल्कुल होता है, ये भी पॉइंट सही है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विपणन अनुसंधान की विशेषताओं में ये सारे के सारे पॉइंट्स शामिल किए जाते हैं, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 19, विपणन अनुसंधान का मुख्य ध्येय, मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रश्न संख्या 19 देखिएगा। प्रश्न संख्या 19 दे रखा है, विपणन अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्यों विपणन अनुसंधान किया जाता है? प्रश्न ये पूछा गया। ऑप्शन नंबर 1, बजट निर्माण के लिए आंकड़ों का संकलन व तैयार करना, क्या इसका उद्देश्य है? दूसरा, विक्रय जो है उसके संदर्भ में, यानी अपन कह सकते हैं कि सेकंड प्रश्न के तर्ज पे मैं रखूं तो शायद ये प्रश्न अपना मिस प्रिंट है, पूरा प्रश्न इसमें जो प्रिंटिंग है वो हुई नहीं है। तो सेकंड प्रश्न के संदर्भ में अपन रख सकते हैं कि विक्रय वार्ता तैयार करना, विक्रय वार्ता क्या करना? तैयार करना। एक पिच तैयार करना, एक ग्राउंड तैयार करना, किसके लिए? सेल्स के लिए, क्या ये भी इसमें शामिल है? श्रेष्ठ व उच्चतर विपणन व निर्णयों के लिए आधार बनाना, श्रेष्ठतर और उच्चतर विपणन के लिए एक बेस तैयार करना। इसके अलावा वस्तु के लिए, डी ऑप्शन अपना क्या है? वस्तु के नए उपयोग को क्या करना है? खोजना है। वस्तु के नए उपयोग को क्या करना है साथियों? खोजना है। प्रश्न आपसे पूछा क्या गया है इस संदर्भ में? प्रश्न ये पूछा गया है कि निम्न में से विपणन के संदर्भ में, निम्न में से विपणन के संदर्भ में कौन से प्रमुख उद्देश्य इसमें शामिल किए जाएं? या मैं बोल सकता हूं कि विपणन अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये पूछा गया। विपणन अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछा गया है, मुख्य उद्देश्य पूछा गया। अगर ऑप्शन यहां एक और होता उपयुक्त सभी तो मैं वो लगा देता, लेकिन इनमें से मुझे किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प को चूज करना है। क्या इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य सिर्फ बजट के निर्माण के लिए आंकड़ों को तैयार करना होता है? क्या इसका मूल उद्देश्य विक्रय वार्ता तैयार करनी होती है? क्या इसका उद्देश्य वस्तु के नए उपयोग खोजना होता है? क्या इसका उद्देश्य श्रेष्ठ एवं उच्चतर विपणन एवं निर्णयों के लिए आधार बनाना होता है? बताइएगा, आप बताइएगा इन चारों में से सही उत्तर इसका क्या होना चाहिए? विपणन अनुसंधान क्यों किया जाता है? ताकि हम विपणन से संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन ले सकें। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्यों? क्योंकि इसमें ये बाकी के सभी पॉइंट्स स्वतः ही शामिल हो जाते हैं।
तो जब चुनाव की बात आती है किसी एक पॉइंट की, जब हमें किसी एक बिंदु का चयन करना होता है तो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही जाना पड़ता है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की ओर मैं बढ़ रहा हूं। प्रश्न संख्या 20 की मैं आपके साथ बात करूंगा। प्रश्न संख्या 20 में आपको दे रखा है, क्या प्रश्न दे रखा है? गलत कथन का चयन करना है, रॉन्ग सेंटेंस हमें सेलेक्ट करना है। विपणन अनुसंधान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, हम साथ साथ में छांटते हुए चलते हैं। विपणन अनुसंधान बिल्कुल एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। विपणन अनुसंधान विपणन की समस्याओं के निदान में सहायक है, बिल्कुल सहायक है। विपणन की जो समस्याएं हैं उनके निदान के लिए इसे किया जाता है, तो सहायक तो होंगे। विपणन अनुसंधान बाजार अनुसंधान का एक भाग है। विपणन अनुसंधान बाजार अनुसंधान का एक भाग है। अगला ऑप्शन मैं और चेक कर लेता हूं एक बार। बाजार अनुसंधान विपणन अनुसंधान का एक भाग है, बताइएगा। विपणन अनुसंधान बाजार अनुसंधान का भाग है कि बाजार अनुसंधान विपणन अनुसंधान का भाग है? इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं, समझिएगा। ये और ये क्या है? ये मार्केट एनालिसिस है, और ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो विपणन अनुसंधान। विपणन का मतलब मार्केटिंग। ये मार्केटिंग एनालिसिस है और ये मार्केट एनालिसिस है। ध्यान दीजिएगा, विपणन अनुसंधान एक विस्तृत क्षेत्र है जिसका एक भाग क्या होता है? बाजार अनुसंधान। तो इसलिए विपणन अनुसंधान बड़ा होगा जबकि बाजार अनुसंधान क्या होगा? छोटा होगा। तो इसका जो गलत हमें ऑप्शन पूछा है, गलत ऑप्शन हो जाएगा। बाजार विपणन अनुसंधान बाजार अनुसंधान का भाग है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी प्रश्न के अकॉर्डिंग सही जो उत्तर है वो कौन सा माना जाएगा? ये वाला माना जाएगा। क्लियर है? तो ये एक श्रृंखला मैंने आपके सामने प्रश्नों की रखी। इसके कुछ एक प्रश्न अपन अगली कक्षा में भी डिस्कस करेंगे साथियों। तो मिलते हैं अगले सेशन में। धन्यवाद।